नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत में बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो कोरोना के 2,08,921 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,157 लोगों की मौत हो गई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,95,955 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भारत में कोरोना के अब तक 2,71,57,795 मामले सामने आए, जबकि भारत में अब तक कोरोना से 2,43,50,816 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना के 24,95,591 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं, जबकि भारत में कोरोना से अब तक 3,11,388 लोगों की मौत हो गई है। भारत में अब तक 20,06,62,456 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है और ये आंकड़ा बीते 24 घंटे का हम आपको बता रहे हैं, जबकि अगर इसको 24 घंटे पहले के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा ना सिर्फ मौतों का आंकड़ा बढ़ा है बल्कि कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा भी बढ़ गया है। 48 घंटे पहले जहां 3500 के आसपास लोगों की मौत हुई थी, बीते 24 घंटे में आंकड़ा 4,157 हो गया है। पॉजिटिव केस भी बढ़े हैं और रिकवर होने वाले केसों की संख्या कम हुई है। ये एक अलार्म है, क्योंकि जिस तरीके से देश में कोरोना के केस कम हो रही हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोरोना अपने पीक को छूते हुए निकल गया है। अगर एक छोटी सी लापरवाही हमने की तो एक बार फिर से हम उसी दौर में जा सकते हैं जो अप्रैल की शुरुआत में दिखाई दिया था। कोरोना एक बार फिर तेजी से फैल सकता है और सिर्फ कोरोना नहीं फैलेगा, उसके साथ ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस और ना जाने कितने तरीके के शरीर में विकार आ रहे हैं। इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत, और ये आंकड़ा हम हर दिन आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप कोरोना के आंकड़ों को लेकर अपडेट रहें, अवेयर रहें और आपको एहसास हो कि अभी भी हमें ढील नहीं देनी है, लॉकडाउन की पालना करनी है। कोरोना से बचने के लिए जितनी सतर्कता आप रख सकते हैं वो रखनी है, क्योंकि भारत में अब तक 2,71,57,795 मामले सामने आ चुके हैं, जो बहुत ज्यादा है। भारत में अब तक कोरोना के 2,43,50,816 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट यकीनन 90% से ज्यादा है, लेकिन कोरोना के साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की वजह से जो मौतों का आंकड़ा है वो 4,000 के आसपास अभी भी बना हुआ है। एक्टिव केस की बात करें तो भारत में इस वक्त एक्टिव केस भी लगभग 25 लाख के आसपास है। 24,95,591 एक्टिव केस भारत में अभी भी बने हुए हैं, जबकि सोचिए किस तरीके से भारत में कहर बरपाया है। भारत में कोरोना से अब तक 3,11,388 लोगों की मौत हो गई है। विश्व के मानचित्र पर जब आप भारत को देखेंगे तो तीसरे पायदान पर पाएंगे। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे ब्रिटेन और तीसरे पे भारत। सोचिए जरा कितनी ज्यादा मौतें यहां हुई है और कंट्रोल करने की कितनी जरूरत है। सच्चाई ये भी है कि भारत में जो वैक्सीन की डोज है वो 20 करोड़ को पार कर चुकी है। जो बीते 24 घंटे के बाद का आंकड़ा है वो 20,06,62,456 है। इतने लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है। और अब बात करते हैं करप्शन के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीरो टॉलरेंस की। कोरोना संक्रमण की भयानक लहर से जूझ रही जनता, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं मिलने से मरीज दम तोड़ रहे हैं। इसको भ्रष्ट अफसरों, कर्मचारियों ने मौके की तरह लिया, यानी कि आपदा में अवसर ढूंढ लिया गया है। पहली लहर में 70 दिन में ट्रैप हुए थे 11 भ्रष्ट कार्मिक, तो दूसरी लहर में न सिर्फ कोरोना बढ़ा है बल्कि कोरोना बढ़ने के साथ साथ भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी भी बढ़ गए हैं, दलाल बढ़ गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से रेमडेसिविर की किल्लत हुई, ऑक्सीजन की किल्लत हुई, कालाबाजारी शुरू हुई, ईमान का बेचना शुरू हुआ और वो आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। दूसरी लहर में अब तक 53 भ्रष्ट अफसर, कर्मचारी और दलाल ट्रैप हो चुके हैं, जबकि पहली लहर में ये आंकड़ा सिर्फ 11 था, यानी कि 5 गुना ज्यादा। न सिर्फ कोरोना बढ़ा है बल्कि भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी भी बढ़ गए। एसीबी डीजी बीएल सोनी ने कहा कि कोरोना कहर के बीच आमजन से घूस की डिमांड कर रहे अफसर और कर्मचारी शिकायत के आधार पर
एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, इनको ट्रैप कर रही है, इनको सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, जिन्होंने इस महामारी में आपदा को अवसर बना दिया और अपने ईमान को बेच दिया है। कुछ शिकायतों के सत्यापन के बाद कार्रवाई होती है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई होती रहेगी। भ्रष्ट अफसर कर्मचारियों को सलाखों के पीछे एसीबी पहुंचाती रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि 2 अप्रैल को देश भर में 42 लाख वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन अब सिर्फ 16 लाख वैक्सीन ही प्रतिदिन लगाई जा रही है। देश में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के ऐसे बयानों से आमजन में आक्रोश फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। जब देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, तब वो कह रहे थे कि देश में पर्याप्त ऑक्सीजन है। आज जब देश में वैक्सीन की कमी है, तो उनका कहना है कि देश में पर्याप्त 1 करोड़ वैक्सीन है। लेकिन सभी राज्यों को मिलाकर देखें तो 1 करोड़ वैक्सीन महज 1 दिन में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल यह भी नहीं है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जब अप्रैल के अंदर वैक्सीन जो लगाई जा रही थी उसकी संख्या 42 लाख थी, तो फिर आज की तारीख में सिर्फ 16 लाख वैक्सीन प्रतिदिन क्यों लगाई जा रही है? जबकि उत्पादन बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वैक्सीन की रफ्तार बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो लगभग 3 गुना अगर वैक्सीन की रफ्तार रुक गई, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वैक्सीन का स्टोरेज केंद्र सरकार कर रही है? क्या वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकारों को नहीं दी जा रही? क्या वैक्सीन अभी भी विदेश भेजी जा रही है? अगर ये तीनों ही कारण नहीं है, तो फिर वजह क्या है कि जब अप्रैल में 42 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लग रही थी, तो आज सिर्फ 16 लाख वैक्सीन क्यों लग रही है? जबकि 42 का आंकड़ा बढ़कर 80, 85, 1 करोड़ होना चाहिए। और इस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं क्योंकि उन पर वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम देश में चल रहा है, वो धीमी से कछुआ चाल की तरफ पहुंच गया है, जबकि उसको खरगोश की तरह दौड़ना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री के बयानों पर भी मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए और कहा कि इन बयानों से आमजन में आक्रोश फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन गलत बयानबाजी वो कर रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, जब ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी, एक एक सिलेंडर के लिए 100 लोग कतारों में खड़े थे, तब स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कि देश में पर्याप्त ऑक्सीजन है। आज जब देश में वैक्सीन की कमी है, तो उनका कहना है कि देश में पर्याप्त 1 करोड़ वैक्सीन है। जरा सोचिए, 138 करोड़ की आबादी पर 1 करोड़ वैक्सीन कितना होता है? सवाल यह भी नहीं, सवाल यह कि अगर 1 करोड़ वैक्सीन है तो दी क्यों नहीं जा रही है? क्यों 42 लाख प्रतिदिन वैक्सीन लगाने की क्षमता को घटाकर 16 लाख प्रतिदिन कर दिया गया? राज्यों को अगर ये 1 करोड़ वैक्सीन दे दी जाए, तो हकीकत यही कि 1 दिन का भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जितना खपत है उतनी नहीं है। क्योंकि अगर राजस्थान की बात कर दे, तो राजस्थान में प्रतिदिन 7 लाख वैक्सीन लग सकती है। इतनी क्षमता राजस्थान ने डेवलप की है। लेकिन अफसोस, राजस्थान में प्रतिदिन जो वैक्सीन लगने का आंकड़ा है, वो 1 लाख के आसपास बना हुआ है, यानी कि 7 गुना कम, क्षमता से 7 गुना कम। सोचिए जरा, जिस दौर में वैक्सीन बढ़नी चाहिए, उस दौर में वैक्सीन बढ़ नहीं रही, बल्कि वैक्सीन लगाने की दर 3 गुना कम हो गई। वैक्सीनेशन की सुस्त चाल और राजस्थान को मिलने वाले लगभग 17 लाख टीके केंद्र ने भेजे नहीं। केंद्र के रवैये के कारण टीकाकरण ठप होने की कगार पर है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कई बार चिट्ठी के माध्यम से अवगत करवा चुके हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। 15 मई तक आने वाली 3,67,000 डोज भी प्रदेश को अभी तक नहीं मिली। लेकिन कम टीकाकरण के बावजूद प्रदेश में लग चुकी 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन। दिल्ली सरकार 18+ के टीके बंद कर चुकी है। ये स्थिति भयानक है, भयावह है, क्योंकि जिस टीकाकरण अभियान को बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, दिल्ली में 18+ के लिए वो बंद हो गया है। राजस्थान में बंद होने की कगार पर है। और जरा सोचिए, जो टीके राजस्थान को मिलने चाहिए, वो टीके भी केंद्र सरकार से राजस्थान को नहीं मिल रहे। राजस्थान को 17 लाख टीके
केंद्र की तरफ से मिलने चाहिए थे, जो करार जो वादा है। लेकिन केंद्र के रवैये के कारण टीकाकरण लगभग ठप होने की कगार पर है। बाकायदा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कई बार चिट्ठी के माध्यम से अवगत करवा चुके हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। सोचिए जरा, आज 26 तारीख, 25 मई तक आने वाली 3,67,000 डोज अभी तक आई नहीं। 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन कम टीकाकरण के बावजूद प्रदेश में सच्चाई यह भी है कि 1,60,00,000 वैक्सीन लग चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली की तरह राजस्थान के अंदर भी 18+ के लिए टीके बंद कर दें। लेकिन इन नकारात्मक खबरों के बीच में एक उम्मीद जगाने वाली खबर है। टीके की जद्दोजहद के बीच में फाइजर ने भारत को टीके मिलने की उम्मीद जगी है। फाइजर से भारत को टीके मिल सकते हैं, लेकिन वैक्सीन देने से पहले फाइजर नियमों में कुछ छूट चाहती है। इसके लिए पहले मना करने वाला केंद्र अब शर्त मानने को तैयार हो गया है। किसी भी समय फाइजर और भारत के बीच डील हो सकती है। फाइजर चाहती कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव पर कंपनी पर कार्रवाई ना हो। ब्रिटेन समेत 116 देश फाइजर के नियमों में छूट दे चुके हैं। डील फाइनल होने पर अगले 4 महीने में मिल सकती है 5 करोड़ डोज, और जो अपने आप में हिंदुस्तान के लिए राहत होगी। दूसरी तरफ जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की 100 करोड़ डोज भारत के अंदर बनेगी, लेकिन ये भी डोज चले जाएंगे बाहर के देशों में। सरकार चाहती कि इनमें से कुछ तो कम से कम भारत को मिले। अगर ये दोनों डील हो जाती है तो फिर हिंदुस्तान को थोड़ी सी राहत, मैं कह रहा हूं थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर और डॉक्टर्स पर भारी पड़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर में 37 डॉक्टर्स का निधन हो गया है। इनमें से 65% डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते वक्त इसकी चपेट में आए हैं। 9 डॉक्टर्स की उम्र जरा सोचिए सिर्फ 45 से 50 साल के बीच में थी। पहली लहर में 22 डॉक्टर्स ने दम तोड़ा, यानी कि दूसरी लहर न सिर्फ आम आदमी की जिंदगी पर भारी पड़ी, बल्कि जिंदगियों को बचाने वाले धरती के भगवान की जिंदगी पर भी भारी पड़ी। 37 डॉक्टर्स का निधन हुआ, लेकिन वो मरीजों की जिंदगी को बचाते हुए ज्यादातर अपनी जिंदगियों को खो बैठे। 65% डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते वक्त इसकी चपेट में आए, जबकि 9 डॉक्टर्स की उम्र सिर्फ 45 से 50 साल के बीच थी। पहली लहर में 22 डॉक्टर्स ने दम तोड़ा। और अब बात करते हैं उस सवाल की जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की देन तो नहीं ब्लैक फंगस। राजस्थान समेत देश भर में एकाएक मामले सामने आए। म्यूकोमाइकोसिस के केस अकेले राजस्थान की बात करें तो 700 से ज्यादा केस अभी तक चिन्हित किए जा चुके हैं, सामने आ चुके हैं। शुगर के मरीजों में स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल को माना जा रहा है इसका बड़ा कारण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहली वेव में भी शुगर के काफी मरीज आए थे। इन सभी मरीजों को भी रेमडेसिविर के अलावा स्टेरॉइड दिया गया था। ऐसा नहीं है कि अचानक से स्टेरॉइड सेकंड वेव में दिया गया। ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन अचानक से सेकंड वेव में दिए गए। सवाल यह कि पहली वेव के बाद इतने मरीज नहीं मिले थे ब्लैक फंगस के। ऐसे में डॉक्टर्स ने ब्लैक फंगस को लेकर एक और नया निष्कर्ष निकाला, एक और परिणाम तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के धड़ल्ले से उपयोग को माना जा रहा है इसका कारण, क्योंकि सेकंड वेव में ही ये हुआ कि जब इंडस्ट्री को जो ऑक्सीजन सप्लाई होती थी उनको पूरे तरीके से काटकर उस ऑक्सीजन को अस्पताल में सप्लाई किया गया। डॉक्टर्स का तर्क है कि मेडिकल ऑक्सीजन होती है 99% शुद्ध, यानी कि 100% के आसपास शुद्ध होती है, जबकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में 95% ही शुद्धता रहती है। ऐसे में कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों में जबरदस्त साइड इफेक्ट देखा गया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑक्सीजन की अशुद्धि की वजह से ब्लैक फंगस मरीजों के अंदर पनप गया। महंगे डीजल का असर हमारी रसोई पर। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब रसोई में इस्तेमाल होने वाला खाद्य तेल भी महंगा होता जा रहा है।
ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग के खर्च में बढ़ोतरी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। 110 रुपए किलो बिकने वाला सरसों का तेल 190 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, प्रति लीटर बिक रहा है। ट्रांसपोर्टेशन पर आने वाला खर्च 5 रुपए प्रति लीटर तक ज्यादा हो गया है। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बेहतर, इसलिए कोरोना काल में इसकी खपत बढ़ गई है। लेकिन कमाल की बात मैं आपको बताऊं, जो कागजों में महंगाई दर है, खुदरा महंगाई जो है वो कम हो गई है। आपकी रसोई में भार बढ़ता जा रहा है और कागजों में महंगाई कम हो रही है। इसे ही कहते हैं आंकड़ों की कलाबाजी। आपने ब्लैक फंगस सुना, व्हाइट फंगस सुना, येलो फंगस सुना, लेकिन अब हम बात करें कोरोना के बीच में साइबर फंगस की। कोरोना कहर के बीच में साइबर ठगी का शिकार बड़ी आबादी हो रही है। वैक्सीनेशन हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कंसंट्रेटर की होम डिलीवरी के नाम पर लगातार ठगी की जा रही है। प्रदेश के 40,000 लोगों से 35 से 40 करोड़ की ठगी हो चुकी है। सिर्फ जयपुर की बात कर ली जाए तो जयपुर में ही ऐसे 11,000 लोगों के साथ ठगी हो चुकी है। देश में एक साल के अंदर ऐसे 12 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर करने से बचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को आधार, ओटीपी या बैंक जानकारी नहीं बतानी चाहिए। और अब बात करते हैं कांग्रेस के असंतुष्ट गुट यानी कि G23 को भी पार्टी में आपदा के अंदर अवसर दिखा है। सूत्रों के मुताबिक G23 नेताओं के तेवर नरम पड़े हैं। कोरोना प्रबंधन में विफल रहने से बीजेपी और पीएम की लोकप्रियता में कमी का आकलन किया गया। कांग्रेस के लिए बीजेपी के विकल्प के रूप में उभरने का सुनहरा अवसर है। तमाम असफलताओं के बावजूद राहुल गांधी गेम चेंजर हो सकते हैं। ऐसे में राहुल का नेतृत्व स्वीकार कर तालमेल बनाने और चुप रहने में ही फायदा। राजनीतिक प्रेक्षकों का यह आकलन है। राहुल जल्द ही पार्टी की कमान संभालने को भी तैयार हो सकते हैं और इसीलिए मुमकिन है कि G23 मौके की नजाकत को समझते हुए आपदा में अवसर को ढूंढते हुए या तो मौन हो जाए या फिर कांग्रेस के अंदर रहते हुए कांग्रेस में ही अपने भविष्य को तलाशने की एक बार फिर से कोशिश करते नजर आए। सरकार की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने की तैयारी, अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए केंद्र सरकार कर रही तैयारी, सबसे प्रभावी सेक्टर्स के लिए प्रोत्साहन पैकेज कर रही तैयार। टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और एमएसएमई को किया जा सकता शामिल। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 18 अप्रैल तक बेरोजगारी हो गई है 8.4%। कांग्रेस के अंदर की खबर आपको बता रहे हैं। भाई का करियर बचाने को बहना रहेगी पीछे। कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है। ये वर्ग मानता प्रियंका को राहुल से ज्यादा महत्वपूर्ण और कहता है कि प्रियंका की राहुल से ज्यादा मास अपील है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बंगाल और असम में राहुल से ज्यादा प्रियंका की मांग रही। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी परिवार के वफादार इससे सहमत नहीं है। वफादारों के दो तर्क हैं। प्रियंका को आगे लाने से राहुल का राजनीतिक करियर संकट में पड़ जाएगा। दूसरा, गांधी परिवार भविष्य के लिए प्रियंका का विकल्प बचाकर रखना चाहता है। ऐसे में राहुल भैया ही रहेंगे लीडर, बहन प्रियंका पीछे रहेंगे। और एक बार फिर से आपको गोविंद देव जी लेकर चलते हैं। जल झांकी वहां चल रही है। नौतपे के अंदर प्रभु को गर्मी ना लगे, इसलिए जल विहार झांकी और उनको जल विहार कराया जा रहा है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। और अब बात करते हैं रेलवे की। रेलवे देश में खत्म करेगी 13,450 पद। राजस्थान को भी इस साल 600 पद खत्म करने का आदेश दिया गया है। 16 जोनल रेलवे में पद खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल रेलवे में सबसे ज्यादा 1400 पद सरेंडर करेंगे। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल में ऐसे पद चिन्हित करेंगे। हालात सामान्य होने पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए कहां से आएंगे कर्मचारी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वेतन बिलों को लेकर आखिर कब तक रहेगी वेट एंड वॉच की स्थिति? सरकारी कर्मचारियों का बड़ा तबका पूछ रहा है यही सवाल। वेतन बिलों के भुगतान के लिए ट्रेजरी में आईडी होती रही है जनरेट। सामान्यतः हर महीने की 24 तारीख या उसके 1-2 दिन में आईडी होती रही जनरेट, लेकिन कर्मचारी नेताओं के भरोसेमंद सूत्र कह रही और कर रहे दावा अभी तक नहीं हुई है आईडी जनरेट। इससे वेतन कटौती को लेकर कयासों को फिर मिलने लगा है बल। एक कर्मचारी ने कही कुछ ऐसी ही बात की सभी संवर्ग के कर्मचारियों का कट सकता 2 दिन का वेतन। वहीं एक वर्ग दे रहा ये भी दलील की चूंकि सीएम की अपील पर बड़ी संख्या में संघों, एसोसिएशन और संस्थाओं ने अलग अलग तरह से वेतन कटौती की घोषणा कर दी है। ऐसे में संभवतः इस बार समूचे कर्मचारी संवर्ग की वेतन कटौती नहीं होगी। बहरहाल वेतन बिल को लेकर प्रक्रिया में हो रही देरी से उलझन बढ़ती ही जा रही है।